गाइस, आज हमारी क्लास 15 है और ये आपका सेकंड पार्ट है, डेट इज़ कॉग्निटिज्म। कल हम लोगों ने बिहेवियरिज्म पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेट इज़ कॉग्निटिज्म। ठीक, तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं जल्दी जल्दी से। देखो, ये आप लोगों के लिए मैंने जल्दी से बस नोट्स बनाए हैं, ठीक है, कॉपी पे ही। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है यार हर एक चीज़ को ढूंढ ढूंढ के बनाने में, है ना। तो ये सब कुछ मैं बस आप लोगों के लिए कर रही हूँ, बाकी यूट्यूब तो फ़िलहाल मैं एज अ पार्ट टाइम ही कर रही हूँ, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो कॉग्निटिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई कॉग्निटिज्म जो होता है वर्ड, ये बेसिकली आपके संज्ञानात्मकता को दर्शाता है। यानी जो चीज़ आपके माइंड से रिलेट करती हैं, जो चीज़ इंटेलेक्चुअल है, जो मेंटल प्रोसेस है, वो सारा का सारा आपका किस में आता है, कॉग्निटिज्म के अंदर आता है। जिसके अंदर हम थिंक करते हैं, भाई सोचते कहाँ से हैं, दिमाग से ही तो सोचते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या मान लीजिए रिमेंबर जैसी चीज़ें हैं, मतलब किसी चीज़ को याद रखना है। मेमोरी मतलब जो आपकी स्मृति होती है। लर्न मतलब सीखना, परसीव करना किसी चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई भाई, ये सब एक मेंटल प्रोसेसेस है ना। तो जो चीज़ हम अपने दिमाग से कर रहे हैं तो वो बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। कॉग्निटिज्म के अंदर जो भी चीज़ आपके बौद्धिक तरीके से होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें कॉग्निटिज्म के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इसको समझेंगे। उसके बाद अब देखो यहाँ पे आपको मैंने लिखा है यहाँ पे, इसीलिए डेट इज फोकस ऑन मेंटल प्रोसेस। ये भाई पूरा मेंटल प्रोसेस पे फोकस करता है। और मेंटल प्रोसेस में क्या सारी चीज़ें आ जाती है, ये सारी चीज़ें मेंटल प्रोसेस के पार्ट्स हैं। चाहे उसमें बच्चा थिंकिंग करे, चाहे बच्चा कुछ लर्न करे, परसीव करे, रिमेंबर करे, मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब आपके एक मेंटल वाला पार्ट है ना। तो इसीलिए, और देखो मेंटल प्रोसेस को इन्होंने कैसे भी यहाँ पे डिफाइन करा है कि हाउ वी थिंक एंड गेन नॉलेज, कि एक जो बच्चा है वो लाइक कैसे सोचता है ना, और फिर सोचने के बाद वो किस तरीके से नॉलेज को, ज्ञान को बेसिकली प्राप्त करता है। तो वो सारी चीजें एक मेंटल प्रोसेस के अंदर आ जाती हैं, है ना। और दूसरा जो कॉग्निटिज्म वाली जितनी भी चीजें होती हैं, क्योंकि ये जो मेंटल प्रोसेस होता है, क्योंकि ये मेंटल है तो ये ब्रेन के अंदर सारी चीजें होती हैं, तो ये प्योरली तरीके से इंटरनल होता है। कैसा होता है, इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। ये आपको बाहर से नहीं दिखेगा कि कौन कैसा सोच रहा है, कौन कैसे याद रख रहा है। ये तो सब इंटरनली तरीके से हो रही है ना, जो माइंड के अंदर हो रही है, ब्रेन के अंदर हो रही है। तो इस चीज को समझेंगे। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है, अब देखो जैसे आप लोगों ने भी, मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था बिहेवियरिज्म। जिसने बिहेवियरिज्म नहीं पढ़ा है वो बिहेवियरिज्म को पढ़ ले, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगी, जिसने नहीं पढ़ा है तो ये दूसरा पार्ट है इसका। तो देखो इन्होंने जो बिहेवियरिज्म है इसको ये कॉग्निटिज्म रिजेक्ट करता है। कैसे रिजेक्ट करता है भाई, बिहेवियरिज्म के अंदर कल हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ पे बच्चे का जो दिमाग है वो कैसा होता है, एक टैबुलर रासा की तरह होता है। कैसा होता है, एक टैबुलर रासा, मैंने एक वर्ड पढ़ाया था आपको कल, या फिर एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, जिसके अंदर आप चाहो जितनी नॉलेज, जिस भी बेसिकली फॉर्म में, जिस भी डायरेक्शन में आप भरना चाहो माइंड में, वो उसको दे सकते हो और बच्चा उसको ग्रैब भी करता है। लेकिन ये यहाँ पे टैबुलर रासा नहीं है, ये यहाँ पे ब्लैक बॉक्स नहीं है ह्यूमन का हेड, समझे। ये इन्होंने इसको कॉग्निटिज्म के अंदर ह्यूमन के हेड को, बच्चे के दिमाग को इन्होंने किस चीज से कंपेयर करा है, ये फिर कंपेयर टू लाइक कंप्यूटर, है ना। वो बोलते हैं कि कंप्यूटर की तरह है, जिसके अंदर लर्निंग प्रोसेस होता है। क्या होता है, लर्निंग हैपन्स, अधिगम होता है। बच्चा क्या करता है, इंफॉर्मेशन को लेगा, फिर उसके अंदर वो जाती है, फिर सारा का सारा एक प्रोसेस जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है ना, पहले इनपुट आया, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें क्या होती है, प्रोसेसेस होती हैं, देन फिर वो आउटपुट में कन्वर्ट होती है। सिमिलरली इसी तरीके से एक स्कीमा, आपने वर्ड सुना होगा स्कीमा, है ना, उसको आप याद रखना, ये कॉग्निटिज्म के अंडर में ही आता है। तो ये जो वर्ड है ना स्कीमा, इसको एक बार हम देखते हैं। इसमें क्या चीज़ है भाई, स्कीमा के अंदर ये लोग बोलते हैं कि जो बेसिकली जो ह्यूमन का ब्रेन है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करेगा, देन उसके अंदर वो सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं स्कीमा के अंदर, और फिर उसके बाद वो आउटपुट जो भी होता है वो उसके बाद निकल के आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसको बोलते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे कि जितना भी लर्निंग प्रोसेस है। उसके बाद भाई इस मेन सपोर्टर कौन है इस थ्योरी के, तो इसके मेन सपोर्टर, जैसे आप लोगों ने पियाजे का नाम पढ़ा होगा, पियाजे की एक कॉग्निटिव थ्योरी है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको 4-5 थ्योरीज लिख दी हैं। आप चाहो तो अलग से एक बार इन थ्योरीज को भी पढ़ लेना, है ना। पियाजे की थ्योरी है, टोलमैन की है, ब्लूम की है, वैगोत्स्की की है ना। तो ये सारी कुछ ऐसी थ्योरीज है, ठीक है। गेसाल्ट की थ्योरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की। तो ये कुछ थ्योरी आप चाहो तो नेट के थ्रू भी डायरेक्टली, बस आप उसको डायरेक्टली जैसे डालोगे तो आपको सारी की सारी थ्योरी आ जाएगी गूगल पे, तो उसको आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, है ना। चलिए
इसके बाद आगे, अब ये था आपका पूरा एक कॉग्निटिज्म के अंदर बेसिकली होता क्या है, तो आप उसको समझोगे कि जो भी आपका मेंटल प्रोसेस का काम है वो सब कॉग्निटिज्म के अंदर आता है। इसके बाद अब इसमें लर्नर्स के रोल क्या होते हैं, ठीक है। तो लर्नर का अगर हम रोल देखेंगे तो आप इसको समझेंगे कि भाई जो लर्नर है वो यहाँ पे एक एक्टिव मेंबर है, एक पार्टिसिपेटिव है, एक मतलब सक्रिय सदस्य है, एक्टिव होता है यहाँ पे लर्नर, है ना। उसी तरीके से भाई लर्नर जो है वही तो परसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को, उसको समझेगा, उसको प्रोसेस करेगा, है ना। इसी तरीके से माइंड फंक्शन जो होता है लर्नर का वो वर्क करता है एक कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह, है ना। और देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज करा है स्कीमा, जहाँ पे जो भी एक आपकी प्रायर नॉलेज होती है, जो भी आपका पूर्व ज्ञान है, बच्चा उसको यूज करके और फिर नया ज्ञान, नई स्ट्रैटेजी को बेसिकली ग्रैब करता है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे लर्नर जो होता है वो एक्ट करता है ऑन मेंटल प्रोसेस एंड कैपेबिलिटीज, जितनी भी उसके अंदर क्षमता है उनके अकॉर्डिंग बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, एक्ट करेगा, या जिस भी तरीके का उसका एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, तो देन ही और शी लाइक विल बिहेव लाइक दैट, ओके, वॉट एवर ही और शी लाइक, जितनी भी उसके अंदर कोई भी कैपेबिलिटीज है, दैन अकॉर्डिंगली वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। इसी तरीके से भाई मेंटल कैपेबिलिटीज या मेंटल प्रोसेस में क्या क्या चीज़ आ जाती है, जैसे मान लीजिए नॉलेज हो गया, थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एटीट्यूड हो गया, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये बात समझ में आई। इसके बाद चलिए, और देखो एक और चीज़ है भाई, ये सारी PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ से आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। चलो आगे है, अब आता है रोल ऑफ टीचर का रोल क्या होता है। भाई जो टीचर होता है वो सबसे पहले तो एक प्रोवाइडर और एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है। कैसे भाई, कोई भी नॉलेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड करेगा, फिर साथ में उनको उस चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी एक सुविधा भी कराता है, फैसिलेट करता है ना। कैसे फैसिलेट करेगा भाई, उनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए किसी भी ज़रूरत होती है बच्चों को हेल्प की, वो उनको हेल्प भी प्रोवाइड करता है। हर वो चीज़ वो अपने स्टूडेंट के लिए टीचर करता है जो उसको करना चाहिए। इसी तरीके से नई नई इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कौन करते हैं, टीचर्स ही तो करते हैं कि चलो आज ये इन्फॉर्मेशन है, फिर मान लीजिए कोई वो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, फिर किस तरीके से बच्चा उसको समझ रहा है, कितनी इन्फॉर्मेशन वो अपने माइंड में लेके जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें किसका काम है, डेट इज़ द रोल ऑफ टीचर। दैन मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल, भाई जो अधिगम है उसको सार्थक कौन बनाते हैं, टीचर्स ही तो बनाते हैं, उसको मीनिंगफुल भी तो बनाने का काम टीचर का है ना। तो वो सारी चीज़ें टीचर करेगा। एनकरेज एंड अप्रिशिएट स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड डाइवर्जेंट रिस्पॉन्सेज, वो बच्चों को एंकरेज करेगा, है ना। वो बच्चों को एक बेसिकली उनको बोलेगा, उनको अप्रिशिएट करेगा। और दूसरा बच्चों को बोलेंगे कि भैया आपको जो सोचना है वो एक डाइवर्जेंट तरीके से, और आपको जो रिस्पॉन्स करना है वो भी एक डाइवर्जेंट तरीके से करो, मतलब एक मल्टीपल डायरेक्शन में करो। जितना हो सके उतना आपको कैसा बनना है, एक क्रिएटिव बनना है, एक डाइवर्जेंट तरीके से सोचना है, उसी की तरीके से रिस्पॉन्स करना है। फाइन। इसी तरीके से देखो सारे पॉइंट्स ना मैंने इसे इंक्लूड करके लिख दिए हैं, तो कंफ्यूज ना होना। यहाँ पे जो टीचर है वो एक एक्टिवेट प्रायर नॉलेज, उसको भी एक्टिवेट करता है। भाई बच्चे की जो पूर्व जानकारी है उसको नई जानकारी से जोड़ने का काम भी टीचर का होता है, ठीक है। इस तरीके से रोड लर्निंग को अवॉइड करेगा। भाई रटंत विद्या पे बिल्कुल भी फोकस नहीं होता है, समझाने का काम करना है, रटाने का काम नहीं करना है। इसी तरीके से मोटिवेट करता है लर्नर को कि वो यूजफुल जो भी कुछ नॉलेज है, ठीक है, उन सबको क्या करे, उन सबको बेसिकली ग्रैब करे, उन सबको एक्वायर करे। तो इस तरह की चीज़ों को भी बेसिकली वो मोटिवेट करते हैं। प्रोवाइड जो गाइडेंस होती है, भाई बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम भी एक टीचर का होता है ना। इस तरीके से प्रेजेंट हिमसेल्फ। अच्छा सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीचर जो होता है वो बच्चों को उनको इस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आप को कि बच्चा उनको एक गुड रोल मॉडल माने, है ना। आपने देखा भी होगा कि बच्चों के अलग अलग टीचर्स एक रोल मॉडल होता है। सबका लगता है कि यार मुझे इन वाली मैम की तरह बनना है, या मुझे इन वाले सर की तरह बनना है, या मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। तो इस तरीके से आप उनको रिप्रेजेंट करो कि वो आपको एक अच्छा रोल मॉडल माने। ये ना बोले कि हम इनकी तरह बिल्कुल नहीं बनना, या ये तो बड़े ऐसे हैं। इस तरीके से आपको प्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट चीज है कि यूजिंग ओपन क्वेश्चंस, ठीक है। आप किस तरह के क्वेश्चंस का यूज करोगे, ओपन क्वेश्चन आंसर्स होना चाहिए, ताकि बच्चों का जो थॉट प्रोसेस है वो लाइक कितना सोच सकते हैं उस चीज को भी एनकरेज करे। बात है समझ में। सिग्नल्स वगैरह का, क्लूज वगैरह का यूज करो ताकि उससे बच्चों की हेल्प हो सके। और हेल्प कैसे होगी, रिकॉल जो भी उनकी प्रीवियस नॉलेज है, बच्चे उनको रिकॉल करेंगे, वापस उस चीज़ में सोचेंगे कि अरे ये तो हाँ हमने पढ़ा था, ये तो मैम ने समझाया था। तो इस तरह की चीज़ें जो होंगी, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है वो बेसिकली रिकॉल होती है। तो उसके लिए आप सिग्नल्स का यूज़ करो, क्लूज का यूज़ करो, ये सारी चीज़ों का आप लोग यूज़ करोगे। फाइन।
तो ये आपका लर्नर का होता है। इसके बाद आता है टीचिंग मेथड्स। भाई कौन कौन से टीचिंग मेथड्स बेसिकली टीचर यूज करेंगे। देखो सबसे पहले जो टीचिंग होती है वो यहाँ पे ये कॉग्निटिज्म के अंदर एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है। ठीक है, यहाँ पे लर्नर को बीच में रख के टीचिंग कराई जाती है कि भाई जो हम बच्चों को समझा रहे हैं क्या उनको समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा, या सिर्फ आप बस टीचिंग कराए जा रहे हो, है ना, ये चीज़ है। इस तरीके से लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, भाई नई नई खोज करके दिखाओ बच्चों को, नई नई डिस्कवरीज के थ्रू बच्चों को पढ़ाओ, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाओ। ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है। एक्सपेरिमेंट तरीके से भी बच्चों की टीचिंग हो सकती है। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट वर्ड भी यूज कर एक जो है बेसिकली उसको ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से इंक्वायरी लर्निंग होनी चाहिए, है ना, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। ऐसी लर्निंग कराओ जो मीनिंगफुल हो, है ना। और इस तरीके से पर्सनलाइज्ड लर्निंग स्ट्रैटेजी, पर्सनलाइज्ड लर्निंग स्ट्रैटेजी का हम यूज सब करते हैं जब मान लीजिए कोई प्रीवियस नॉलेज बच्चे को नहीं है, तो फिर हम थोड़ा सा लाइक पर्सनली तरीके से बच्चे को हल्की सी लर्निंग कराएंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा उस पर ध्यान देके, है ना, क्योंकि पहले का तो उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ पढ़ा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों का आप लोग यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे टीचिंग मैथड्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें आ गई। अच्छा, रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। रोट लर्निंग को पैडागोजी में CDP में नेगेटिव तरीके से मानते हैं। इसके बाद है क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। तो भाई क्लासरूम का एनवायरनमेंट सीधी सी बात है, सबसे पहले तो ओपन हो और एक देखो सबसे पहले तो नीट क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक्टिवली ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब एक्टिविटी हो उसमें, एक्टिविटी ओरिएंटेड हो, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बुक्स पे टेक्स्ट बुक पे ध्यान दे रहे हो। भाई एक्टिविटीज़ वगैरह कराओ जहाँ से बच्चा जल्दी एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखता है, एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखता है और लंबे समय के लिए सीखता है। इस तरीके से एक्सप्रेसिव होना चाहिए, है ना। जो भी आप बता रहे हो, समझा रहे हो, थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा रखो कि बच्चा खुद को भी वहाँ पे एक्सप्रेस कर सके टीचर के आगे। इस तरीके से फ्लैक्सिबल हो। ऐसा नहीं है कि बस जो एक एनवायरनमेंट बन गया वही बन गया, नहीं भाई, उसमें आप कम ज़्यादा कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हो। ओपन एंड नॉन रेस्ट्रिक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, बच्चा कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ये सब चीज़ें नहीं। और एक ओपन एनवायरनमेंट रखना चाहिए। हर बच्चा जैसा उसका मन हो वो ऐसा बोले, क्वेश्चंस पूछे, उसको जहाँ डाउट आ रहा है वो एक बार नहीं वो 50 बार क्वेश्चंस पूछे। इस तरह का आपको एनवायरनमेंट रखना है क्लासरूम का। एनकरेजिंग हो भाई, उत्साहजनक हो, थोड़ा सा एनकरेज करो, अप्रिशिएट करो बच्चों को। इस तरीके से नॉन डिस्टर्बिंग वाला भी एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए कि ये नहीं कि मतलब पूरे उसमें एक शोर शराबा ही हो रहा है, टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है, सब अपने में लगे हुए हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में बच्चा नहीं सीख सकता है, सीधी सी बात है। तो हल्का सा टीचर को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने की भी जरूरत होती है, जिस मतलब समय समय के हिसाब से। ऐसा भी नहीं कि बस आप डंडे लेके खड़े हो गए हो, नो, नॉट एट ऑल। बट हाँ, आपकी बेसिकली कहते हैं ना कि यार टीचर की आंखों में इतना डर होना चाहिए कि उसको डंडे की जरूरत ही ना पड़े। तो थोड़ा सा आपको एनवायरनमेंट ऐसा रखना है कि वो थोड़ा सा मीनिंगफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, है ना। बच्चा जब सोचे तो वो डाइवर्जेंट तरीके से सोचे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद लास्ट है कि भैया नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। अच्छा, इन दोनों का एक जो रिलेशनशिप रहेगा वो कैसा। तो सीधी सी बात है, पहले तो भाई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए टीचर और बच्चे के बीच में, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अच्छे से। अगर दोनों में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ना बच्चा टीचर की सुन रहा है, ना टीचर बच्चे की बात समझ रहा है कि क्या वो कहना चाह रहा है या कहाँ उसकी वीकनेस है, तो कैसे बात बनेगी। आप बताओ कैसे बनेगी, नहीं बनेगी ना। इसके बाद है हेल्प टू एक्वायर स्टूडेंट्स गोल। भाई मदद करे, जो भी बच्चे के गोल है उनको एक्वायर करने में, बच्चा क्या चाहता है, उसके गोल्स क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है उसका, तो उस गोल को एक्वायर भी तो करना है। तो वो सारी चीज़ें भी उसमें भाई टीचर हेल्प करे बच्चे की। टीचर यहाँ पे बिहेव करे एक हेल्पर की तरह, टीचर हेल्प करे, है ना। ये नहीं कि भैया बस आपको दे दिया अब टीचर कुछ नहीं बताएगा, ऐसा नहीं। जहाँ जहाँ बच्चे को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ टीचर का रोल होना चाहिए कि आप उसको एक बार नहीं 1000 बार बताओगे, एज अ हेल्पर की तरह आप उनको हेल्प करोगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना होना चाहिए कि मतलब एक एक्सप्रेशन होना चाहिए फ्रीडम का, बच्चा एक्सप्रेस कर सके अपने आप को टीचर के आगे। तो इस तरह का थोड़ा सा उनको एनवायरनमेंट दो। ये नहीं कि बस इतना ज़्यादा आप उसको डांट धमका के रख रहे हो, नहीं, हर बच्चे को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। जब तक वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, है ना, तो कैसे टीचर भी उसकी चीज़ों को समझ सकता है। इसलिए बच्चे को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है और उसको इतनी फ्रीडम देनी भी चाहिए कि भाई जो भी तुम्हारे डाउट है, जो भी तुम्हें पूछना है, तुम खुल के पूछो। उसके बाद है एक्टिवली एंगेज इन लर्निंग मेक्स इट फन। मतलब लर्निंग को इस तरीके से कराओ यार, वो थोड़ा एक्साइटिंग होना चाहिए, थोड़ा फनी वे में, मतलब ऐसा हो कि बच्चे को बोरियत फील ना हो। लर्निंग प्रोसेस थोड़ा एक्टिव तरीके से हो और ऐसा हो कि उसमें थोड़ा एक्साइटमेंट रहे, फन रहे। सो इस तरह की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद है प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़। भाई बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को लर्निंग के लिए आपको प्रोवाइड करनी है।
है ना। जितनी आप ज़्यादा बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ दोगे उतना ज़्यादा बच्चे के आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं, बच्चे का दिमाग और तेज़ी तरीके से डाइवर्जेंट तरीके से वर्क करता है। सो आपको ट्राई करना है कि लाइक मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ आप जो है बेसिकली चिल्ड्रन को प्रोवाइड करना है। उसके बाद है पॉजिटिव रिलेशनशिप। भाई दोनों का रिलेशनशिप एक पॉजिटिव तरीके का होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि टीचर ने बोला चलो ये वर्क करके लाना है, बच्चा सुन ही नहीं रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब टीचर वीचर कुछ नहीं, बच्चे ही टीचर है। तो इस तरह का नहीं, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो दोनों के बीच में, टीचर भी बच्चे की रिस्पेक्ट करे, इधर टीचर मतलब जो बच्चा है सॉरी वो भी टीचर की रिस्पेक्ट करे, और इधर जो टीचर है उनको भी रिस्पेक्ट इन द सेंस कि उनको भी बच्चे की रिस्पेक्ट करनी है, वो क्या कह रहा है उसको समझना है टीचर को, है ना। तब एक पॉजिटिव रिलेशनशिप निकल के आता है, जब दोनों तरफ से, कहते हैं ना कि तालियां दोनों तरफ से बजती हैं, है ना। और दूसरा भाई गुरु तो गुरु है, तो बच्चे को तो उनकी बात माननी ही है, लेकिन टीचर को भी समझना है कि एक्चुअली बच्चे की डिज़ायर क्या है, एक्चुअली व्हाट ही और शी वांट, ठीक है, और उसके अल्टीमेट गोल क्या है। तो वो सब चीज़ें हैं, उनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उस पर टीचर को वर्क करना है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इसी तरीके से हेल्पिंग स्टूडेंट्स एक्सप्लोर, भाई बच्चे की मदद करना है टीचर को एक्सप्लोर करने में, एंड अंडरस्टैंड आइडियाज़ आर कनेक्टेड। थोड़ा सा एक्सप्लोर करो भाई, बच्चे को टीचिंग ऐसी करो थोड़ा सा एक्सप्लोर भी हो, उसमें चीज़ें हो, अन्वेषण हो। और दूसरा जहाँ पे बच्चा अलग अलग आइडियाज़ को समझ सके, और दूसरा एक दूसरे के जो बेसिकली आइडियाज़ होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करके और एक सही से उसका पूरा एक आउटकम निकाल सके बच्चा। कहते हैं ना कि जो अपनी प्रीवियस नॉलेज होती है या जो अलग अलग आइडियाज़ बच्चे को आते हैं, वो एक दूसरे से जितना कनेक्ट करेगा उतना ज़्यादा उसकी जो नॉलेज होती है वो भी, और साथ में उसकी थिंकिंग भी बेसिकली डाइवर्जेंट हो जाती है। तो ये इन सब चीज़ों पे बेसिकली वर्क करता है। तो ये सब नेचर होता है। तो जब आपको एग्जाम में आपके क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो आपको ऑप्शंस कुछ इस तरीके से मिलेंगे, आप लोग इजीली तरीके से कर लोगे, है ना। बस थोड़ा सा ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए, और ये भी एक बड़ी अच्छी ट्रिक होती है। थोड़ा सा एलिमिनेशन वाली चीज़ हर बच्चा नहीं कर पाता है, तो ये, और अगर आपको एलिमिनेशन करना आता है ना आंसर्स में, तो बहुत ज़्यादा आप बहुत करीब होते हो अपने आंसर्स के, बहुत इजीली तरीके से आप लोग कर ले जाते हो, है ना। तो थोड़ा सा ये देखेंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों वाले खेल नहीं चलेंगे, थोड़ा सा समझ के करेंगे, है ना, चीज़ों को। तो ये था आप लोगों का पूरा एक, ठीक है, एक बार अब इसको देख लेंगे। और हाँ, टेलीग्राम पे आपका सारा सेंड हो ही जाता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है, बेझिझक होके पूछो, बिल्कुल पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, चाहे इधर आप लोग यूट्यूब पे पूछो, जैसा आपका मन करे ऐसा पूछो, ठीक है। सो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं पहले बोल चुकी हूँ भाई, एक दो बुक्स ले लो ताकि तेजी से सिलेबस कवर हो। बाकी जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेरी वीडियोस के थ्रू आप लोग थोड़ा कवर कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बाकी कहीं से भी आपको वीडियोस मिले, कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिले, जहाँ से मन हो वहाँ से पढ़ो, बस पढ़ो, ठीक है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, सब अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका एग्जाम निकलेगा वो प्लीज़ मैसेज करके ज़रूर बता देना कि किसका एग्जाम निकला है ना। आई होप तुम सबका निकल जाए, बट चलो ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।